अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू काम कहानी, अ पॉडकास्ट फॉर द करियर क्यूरियस। आज हमारे साथ मौजूद हैं वकास अहमद। ही इज़ अ मैकेनिकल इंजीनियर एंड अ पेट्रोलियम इंजीनियर एंड ही वर्क्स एज मैनेजर प्रोजेक्ट्स एट सीमेंस पाकिस्तान। तो आज उनसे जानते हैं उनकी काम कहानी एंड टॉक अबाउट इंजीनियरिंग। अस्सलाम वालेकुम वकास, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू so much for being here. Thank you for Very having me. excited. Thank you. We have a lot of viewers who want to know about engineering, and I've been asked to, have someone over who can talk about this vast field. And I thought of you, and so inshallah we'll have a great discussion about it. It's my pleasure. So शुरू करते हैं. Tell us something about how you got started and a bit about your journey. Okay, so I started off as a mechanical engineer from NAD University. और उसके बाद फिर एक brief trainee period के बाद I went to Canada to pursue my master's degree in petroleum engineering. So I graduated out of Dalhousie University there. उसके बाद ever since then that become a stepping stone for me to get into oil and gas industry. तो जब किसी भी स्पेशलाइजेशन आप करते हैं इंजीनियरिंग में, तो जैसे इलेक्ट्रिकल होती है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग वगैरह वगैरह, तो हाउ रिस्ट्रिक्टेड, आप कितने रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं उसी फील्ड में काम करने के? देखिए, इंजीनियरिंग इज़ अ वेरी स्पेशलाइज्ड फील्ड और उसमें यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू डूइंग वेरी स्पेसिफिक जॉब. की पार्ट ऑफ बीइंग अ गुड इंजीनियर इज़ फॉर यू टू नो हाउ गुड ऑफ अ डिज़ाइन इंजीनियर यू आर. तो that's a key factor to have. But at the end of the day, you also have to know as an engineer that whatever you are doing is for business. When we are students and then we graduate और हम एक प्रोफेशनल फील्ड के अंदर आते हैं, तो हमारा एक डिस्कनेक्ट ये हो जाता है क्योंकि हम अपने आप को बहुत रिस्ट्रिक्टेड फील करते हैं टूवर्ड्स स्पेशलाइज्ड फील्ड दैट वी हैव. बट वी ऑल्सो हैव टू लुक एट द बिगर पिक्चर. तो इट्स ट्रू टू द एक्सटेंट के एज अ स्टूडेंट ऑफ इंजीनियर you are restricted to what you're doing, but then you also know that you have to evolve as a manager and you have to look at things from bigger perspective, from business perspective. So that's where the whole difference is. तो जब आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की हो, आई एम श्योर उसमें कुछ बेसिक चीज़ें होती होंगी which are common to all forms of engineering. Maybe the way you think. Is that true? That is true. And that's exactly what I talked about before. क्योंकि जब आप इंजीनियरिंग से निकलते हैं तो आप उस तरह से सोचते हैं कि ये चीज़ जो है वो उस डिज़ाइन के ऊपर किस तरह से इम्प्लीमेंट हो सकती है. लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम एक गाड़ी को डिज़ाइन कर रहे हैं ना, गाड़ी की डिज़ाइन करने के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं, लेकिन और you can have a very robust car with a very good aerodynamic, but at the end of the day you also have to know कि economically कितनी viable है यूज़र के लिए, economically कितनी viable है commercial point of view से, business के लिए कितनी viable है. So there's this fine line that we forget as an engineer, and we always have to remember this. This is a key ingredient for being a good engineer, that you have to take in the commercial aspect. The practicality of what you're creating or maintaining or designing. That's right, बिल्कुल. तो engineering school में do they teach you anything about business? They do teach you about business और commercial aspect से भी economics पढ़ाई जाती है, लेकिन other than that क्योंकि हमारे जो basic core subjects हैं वो क्योंकि engineering के अंदर ही होते हैं, तो स्टूडेंट का माइंड जो है वो उस तरीके से प्रोसेस करता है तमाम की तमाम चीज़ों को, जैसे कि जिसमें मशीनरी का एस्पेक्ट ज़्यादा होता है, कमर्शियल एस्पेक्ट जो है वो कम हो जाता है. So you're a manager projects at Siemens Pakistan. Yeah. What does that even mean? Basically इसमें तीन चीज़ें हैं जो कि मैनेजर प्रोजेक्ट्स को डिफ़ाइन करती हैं. प्रोजेक्ट को डिफ़ाइन करने के लिए एक सबसे बड़ी जो चीज़ है वो है टाइमलाइन, दूसरी है क्वालिटी ऑफ डिलीवरेबिलिटी, और तीसरी है द रिसोर्सेज दैट यू हैव टू स्पेंड. इन तीन चीज़ों की आप बैलेंस जो है वो एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है. इसको इस तरीके से हम समराइज कर सकते हैं. तो प्रोजेक्ट्स के अंदर जो की चीज़ है समझने वाली वो ये है कि मैंने इन तीन चीज़ों को, यानी मेरा टाइम, मेरी कमर्शियल एस्पेक्ट, जो मेरी रिसोर्सेज हैं, और जो मेरी डिलीवरेबिलिटी है, मेरी क्वालिटी है,
मैं उसको किस तरीके से ऑप्टिमम तरीके से अपने कस्टमर को डिलीवर कर सकता हूँ, या मैं इट डजंट हैव टू बी फॉर अ कस्टमर, इट कैन बी अ प्रोजेक्ट दैट यू हैव एट होम। आप अपने लिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं और आप उसको आपको एक ऑप्टिमाइज्ड लेवल के ऊपर बेहतरीन तरीके से जो है डिलीवर करना है अपने आप को, जैसे फॉर एग्जांपल, देन आपको इस चीज़ को कंसिडर, इन 3 एलिमेंट्स को जो है वो कंसिडर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इन अ वे इट सीम्स कि हर चीज़ एक प्रोजेक्ट ही होती है, राइट? या है ना? सो एवरीवन इज ऑन सम लेवल अ प्रोजेक्ट मैनेजर। यस, आपको कोई टास्क अगर दी जाए, फॉर एग्जांपल you could be a mechanic or you could be a teacher, it's always a project, right? it's a project or an It's assignment. a very transferable skill, That's right. project management. बिल्कुल. How do you get good at project management? So I think one word for that is good organizational skills. If you have good organizational skills and you have good time management, then you're a good project manager. I think that's what defines a project manager, really. कि जितने डिसिप्लिन आप अपने टाइम मैनेजमेंट और अपनी ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स के अंदर होंगे, उतने ही बेहतर आप प्रोजेक्ट मैनेजर होंगे। एक प्रोजेक्ट मैनेजर अच्छा वो है जिसके पास अपने नोट्स हैं, अपने लेसन लर्नड हैं पुराने प्रोजेक्ट्स के। एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर वो है कि जिसके पास अपनी प्लानिंग के एतबार से एक डायरी है जिसके अंदर उसने अपने की जो टास्क्स हैं, जो की deliverables हैं, उनको milestone किया हुआ है। So this is really how a good project manager is defined. How would you go about working in an entirely different sector if you were made a project manager in some other industry? It's a good question because अगर आप as a project manager you have organizational skills and you have time management skills. Now आपको किसी भी चीज़ के अंदर, जैसे education है या even रेलवे मैनेजमेंट है, आपको अगर वहाँ पे अपनी की स्किल्स को यूज़ करना है, द ओनली थिंग दैट यू हैव टू डील विद इज़ टू नो व्हाट्स द कोर बिजनेस लाइक and what is the key knowledge that you would want to have as a manager. And a manager there, or a manager in education sector, is a person who is basically delegating task to his resources by letting them know what to do. He is always a good all-rounder and specialized of all the fields. So he knows that किस शख्स से मुझे क्या काम लेना है, और that's what defines a good project manager. इसके लिए तो people skills बहुत अच्छी होनी चाहिए। Exactly. People skills का लेकिन जो अक्सर इंजीनियर्स के बारे में मशहूर है कि, और मशहूर क्या मतलब, एटलीस्ट मीडिया पर इस तरह से पोर्ट्रे किया जाता है, एक क्लीशे है कि इंजीनियर जो होते हैं उनकी सोशल स्किल्स थोड़ी अंडर डेवलप्ड होती हैं। इज दैट एन एक्यूरेट डिपिक्शन? It is a very accurate depiction. It is. बिल्कुल। इसमें बहुत की एलिमेंट है ये, क्योंकि यू सी हम एज एन इंजीनियर बहुत ही नैरोड डाउन अप्रोच रखते हैं अपने डिलीवरेबल्स के ऊपर, अपने असाइनमेंट्स के ऊपर। एज स्टूडेंट्स ऑफ इंजीनियर हम बहुत स्पेशलाइज्ड होते हैं उन चीज़ों के ऊपर जिनको हमें डिलीवर करना है। ठीक है। हाउ डू यू लर्न टू डील बेटर विद पीपल एंड इन्फ्लुएंस देम बेटर? अच्छा, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के अंदर बिलखुसूस जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैं काम करता हूँ उसमें एक बहुत अच्छा एस्पेक्ट ये है पीपल मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट वी गेट टू नो कि आपको लोगों को डील किस तरह से करना है, आपको कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट किस तरह से करनी है। इसमें ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये पता हो कि मुझे किस शख्स से कौन सा काम लेना है, और किस तरह से मुझे एक सोशल सर्कल अपना इस तरह से डिफाइन करना है कि जिसमें अपनी टीम को कोहेसिव रखना है। वन वे ऑफ डूइंग दैट इज़ टेकिंग फीडबैक फ्रॉम योर टीम मेंबर्स। और जब फीडबैक का जो सिस्टम है वो इस तरह से काम करता है कि जब आपसे फीडबैक लिया जाए तो आप उसका फीडबैक दें ओपनली, और जो फीडबैक लेने वाला है वो फिर उसको डिबेट ना करे कि लेट्स से फॉर एग्जांपल कोई क्रिटिसिज्म होता है, देन यू टेक इट ओपनली। व्हेन यू टेक इट ओपनली, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग इट ओपनली, तो
आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो सोशल स्किल्स है ना, वो लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होना शुरू हो जाता है. जब लोगों का ट्रस्ट आपके ऊपर डेवलप होता है तो उसके बाद फिर आपके अंदर से फिर आप एक तरह से लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उनकी मुख्तलिफ काम करने के हवाले से. उनको एक टास्क दे सकते हैं कि जिसकी बाद फिर वो अपना रिजल्ट जो है वो प्रोड्यूस करें. So that's a way of making good. नहीं, फर्स्ट तो you learn to take criticism and learn from it. Yes, थोड़ी thick skin develop करनी चाहिए ताकि आप criticism ले सकें. exactly. बिल्कुल. I want to ask you about Canada now. So आप कनाडा गए पढ़ने के लिए, वहाँ पर you did your masters and you joined the oil and gas sector. कुछ साल आप वहाँ रहे, you did well. But then you came back. हर तरफ यही एडवाइस है कि आप यहाँ से निकलें, यहाँ से निकलो. और एक environment, एक trend है. But you were sort of moving the other way. Yeah. आप वापस पाकिस्तान आ रहे थे. उसकी क्या वजह है पाकिस्तान आने की? अच्छा, ये सवाल इस तरह का है कि जो मुझसे बहुत लोग पूछते हैं, एंड आई एम ग्लैड दैट यू आस्क्ड दिस क्वेश्चन. मेरे पाकिस्तान आने की वजह जो है वो दो की वजूहत हैं. एक एज एन इंजीनियर करियर वाइज, और दूसरी मैं अपनी जनरेशन को, अपनी ऑफस्प्रिंग को जो यहाँ पे जिस तरह से जितनी बेहतर तरीके से डेवलप कर सकता हूँ, वो इस तरह की अपब्रिंगिंग मैं कनाडा में नहीं दे सकता. दिस इज़ समथिंग ऑफ माय पर्सनल ओपिनियन. मैंने 8 साल गुजारे हैं कनाडा के अंदर. मुझे ये चीज़ बहुत फील होती ये बहुत अनपॉपुलर ओपिनियन है, काउंटर टू the usual opinion people have here. है. That's right. Because you see, the thing is, we are in a phase of life whereby people actually take, the first thing people take is कि मैं career wise जो है वो अपने आप को कहाँ देखना चाहता हूँ. But they don't look at the bigger picture. As an individual who have certain beliefs and who want to follow a certain path, ये चीज़ बहुत important है. तो this is something which is very pertinent because मैं जिस तरह से लोगों को देखता हूँ इर्द गिर्द के, तो उनको इस चीज़ के ऊपर this is something which is a less priority for them rather than the other thing. दूसरा aspect जो है इसका, वो career wise, yes, that is true that you said before कि लोग ये कहते हैं कि वो यहाँ से मूव करना चाहते हैं because हालात जो हैं वो इस तरह के हैं. It's very pertinent and it's understandable. लेकिन एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है समझना, वो ये है कि आप मैं कनाडा के पर्सपेक्टिव के अंदर बात करूँगा कि कनाडा के हवाले से मैं ये समझता हूँ कि एज एन इंजीनियर मुझे मेरे पास जो अपॉर्चुनिटीज़ पाकिस्तान के अंदर हैं इस तरीके से कनाडा के अंदर नहीं है जितनी पाकिस्तान में. उसके बाद फिर ग्रोथ फैक्टर बहुत अच्छा है. ये चीज़ डिबेटेबल है कि माहौल जो है वो टॉक्सिक है या टॉक्सिक नहीं है. इट रियली डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर. अल्हम्दुलिल्लाह वेयर आई एम, it's the other way around. It's actually very motivating. We work as a family. चलिए पाकिस्तान की करियर वाइज अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बात करते हैं. बहुत सारे यहाँ के इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं, कुछ को नौकरियाँ मिलती हैं, कुछ को नहीं भी मिलती हैं, और कुछ का इरादा ये होता है कि वो बाहर चले जाएँ. दे जस्ट वांट टू गेट आउट ऑफ हियर. ठीक है. और वो पढ़ने भी जाते हैं, फिर वहाँ नौकरियाँ भी करते हैं, जिस तरह आपने भी की. राइट. तो यहाँ पर जो रह सकते हैं उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं इस वक्त भी? मतलब जितना जनरलाइज आप बात कर सकते हैं, नॉट जस्ट ऑयल एंड गैस सेक्टर बट जितने दूसरी इंजीनियरिंग के डिसिप्लिन्स हैं उनके बारे में भी. आई थिंक पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है वो स्टार्टअप्स की है. सीडलिंग मनी, जो छोटी कंपनीज सीडलिंग मनीज कर रही हैं इकट्ठा, और उसके बाद जॉइंट वेंचर्स, स्टार्टअप वेंचर्स जो है वो स्टार्ट कर रही हैं. ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है जो पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे टैलेंट मौजूद है. लोग बहुत एजुकेटेड हैं, लोग टैलेंटेड हैं, लोग समझते हैं कि दुनिया किस तरह से काम करती है. तो if we get this going, and there are many startups that are happening, and you worked in incubation center, NAD, you know that more than me, कि ये चीज़ जितनी ज़्यादा बेहतर तरीके से नीचे इवॉल्व करती है
वो उतनी बेहतर तरीके से आप इसको कैश कर सकते हैं। किसी ने बहुत अच्छी बात करी है कि अगर आपके यहाँ पे सॉफ्टवेयर सेंटर है जो कि इंडिया के अंदर है, और इंडिया जो है वो एक बिज़नेस ले रहा है यूएस से, और उनका जो रुपया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल वो 75 रुपये 80 रुपये एक डॉलर का है, और यहाँ पे आपके पास जो है वो 300 रुपये का डॉलर है, या 250 रुपये का डॉलर, लेट्स से फॉर एग्जांपल, तो उनके लिए ये ज़्यादा आसान नहीं होगा और ज़्यादा सस्ता नहीं पड़ेगा उनको कि वो अपनी रिसोर्स जो है वो पाकिस्तान को आउटसोर्स कर दें देन इंडिया। सो आई थिंक दिस इज़ अ प्लेस वेयर वी कैन प्ले। इस चीज़ को कैपिटलाइज करने की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन ये वो चीज़ है जिसके अंदर हम काफ़ी बेहतर कर सकते हैं। Waqas, you were talking about we were talking about the opportunity here in Pakistan. तो एक तो आपने बात की कि स्टार्टअप्स का जो माहौल है वो एक ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। पर उससे पहले मैं एक बात ये करना चाह रहा था आपसे। यू बीन इन एट Siemens Pakistan फॉर अबाउट 6-7 years, ठीक है, एट स्ट्रेच इन डिफरेंट रोल्स, एंड माशाल्लाह यू डूइंग वेल। तो मुझे बताएं कि एज एन एम्प्लॉई इंजीनियर, what are the success factors of being a good employee? How do you stand out in whatever company you're working for? I think a good factor for being a good employee is for you to own your company. जितना ownership Shares खरीदना है कंपनी में? नहीं, ownership factor इस तरह से कि आप ये own करें कि जिस business के लिए मैं काम कर रहा हूँ, जो मेरी कंपनी जिस बिज़नेस को परसू कर रही है, उसकी कंप्लीट ओनरशिप मेरे पास हो। व्हाट कंट्रीब्यूशन एम आई पुटिंग इन टू गेट थिंग्स डन इन माय कंपनी। जब आपके पास ये चीज़ होगी कि मैं कि कंपनी की सक्सेस आपकी सक्सेस है, कंपनी का लॉस आपका लॉस है, देन यू विल हैव दैट फीलिंग, देन दैट विल बिकम अ सक्सेस फैक्टर फॉर यू। एंड मोर ओवर आप इसको साथ में लेके चलते हुए जब ये फील करना शुरू करेंगे यार कि ये मेरी कंपनी है और यहाँ पे जो सक्सेस फैक्टर है वो मेरा है और जो लॉस फैक्टर है वो मेरा है, तो उस वक्त आप ये देखेंगे कि आपका खुद से दिल चाहेगा कि यू पुट एन एक्स्ट्रा माइल इन डूइंग व्हाट यू आर डूइंग। सो आप ये ज़रूरी नहीं है कि यू पुट एन एक्स्ट्रा टाइम टू डू योर वर्क, बट यू कैन बी मोर प्रोडक्टिव and you devise innovative ways to get things done in your company. तो वो जो innovation है वो है basically जो आपकी कंपनी को success factor की तरफ लेके जा सकती है, and the success factor of your company is ultimately the success factor of the employee. ये तो ideal, this is the ideal scenario, लेकिन अक्सर employees के जहन में ये बात आती है ना, for whatever reason, कि इट्स नॉट वर्थ इट, कंपनी मुझे इतने कोई पैसे थोड़ी दे रही है ना, कंपनी मेरा कौन सा ख्याल रखती है कि जो मैं कंपनी को 110% दूँ या मैं डिसप्रपोर्शनेट वैल्यू कंपनी को प्रोवाइड करूँ, और ये वैसे भी मुझे कौन सी तरक्की होनी है यहाँ, तो दूसरे फैक्टर्स फॉर एग्जांपल। सो देयर आर, हाउ डू यू रेजिस्ट दिस काइंड ऑफ थिंकिंग, दीज लाइन्स ऑफ रीजनिंग? ये कंप्लेसेंसी जो है ना वो हमेशा आती है बिलखुसूस कैसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पे टॉक्सिसिटी ज़्यादा हो, ऐसे इन्वायरमेंट के अंदर जहाँ पर लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी जो है वो कम है, लेकिन एट द सेम टाइम यू हैव टू नो दिस दैट एक तरह का सर्टन माइंड फ्रेम जो है उसको डिवाइस करना पड़ता है, लुकिंग एट द ग्लास हाफ फुल पर्सपेक्टिव के ये पॉजिटिव चीज़ होना कि कम अज़ कम आपके पास जॉब है, और उसके बाद वो जॉब जो है वो मतलब बहुत सारे लोग इस तरह के हैं ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जिनके पास इस जॉब के ऊपर जो है वो बहुत सारे लोग और आ सकते हैं। तो एक तो ये कि आप जब ग्रैटिट्यूड थोड़ा सा अपने अंदर डेवलप करें, आप अपने अंदर ये शुक्रगुजारी सबसे पहले पैदा करें कि you have this job and you are being paid for this job that you have, और उसके बाद फिर then you look at the two things. You have a good perspective of what's your worth out there in the market, and आपकी कंपनी जो है उसको आप कितना टाइम दे रहे हो, उसके सक्सेस फैक्टर को कितना ज़्यादा काउंट कर रहे हो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अगर आप किसी दूसरी कंपनी में जाते हैं लेट्स से फॉर एग्जांपल, और आप उधर रेज्यूमे देते हैं
इंटरव्यूअर सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछेगा व्हाट इज सक्सेस, व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, योर की अचीवमेंट्स. उधर आप डिफाइन ये करेंगे कि मेरी की अचीवमेंट ये है कि मैंने कंपनी को इतने परसेंट प्रॉफिट जो है वो दिया, मैंने कंपनी को इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट करवा के दिया. एंड दैट इज़ समथिंग जो पहले ही जो चीज़ आप उस वक्त बना रहे हैं, उस वक्त आप जो चीज़ उसको कह रहे हैं, वही चीज़ अगर आपके जहन के अंदर, आपके दिल के अंदर हो, तो दैट वुड बिकम अ गुड केमिस्ट्री फॉर यू टू सक्सीड. Brilliant. That's a good answer. I mean, gratitude अगर आप पैदा करें तो you have to realize that yes, jobs are scarce, and I mean, just having a job is it's a great privilege. It's a great privilege. Yes. Great. दूसरी चीज़ ये, you mentioned startups as when we were talking about Pakistan being in a way a land of opportunity. तो वो opportunity क्या है? वो opportunity है startups. This is probably one of the best times to do business compared to all the previous times. लेकिन मुझे एक बात बताएं कि for engineers, especially for mechanical engineers या petroleum engineers जो oil and gas में बड़ी बड़ी machines के साथ काम करते हों, heavy equipment, millions of dollars के equipment के साथ काम करते हों, what kind of startups do those people do? मतलब वो तो to start something in the oil and gas sector probably is really expensive, right? If you're a computer software engineer तो शायद आप एक बहुत cheap startup भी कर सकते हैं at a very minimal cost. So for somebody who has your kind of a background, what is on the cards in terms of a startup? अच्छा, इसमें you always have to remember this as an engineer and in general as a graduate from a university. जब आप graduate करते हैं और एक business के अंदर आते हैं तो you always have to know कि कुछ products इस तरह के हैं, कुछ चीज़ें कुछ जो automation factor है वो इस तरह की है कि इसमें आपको मुख्तलिफ जो की स्किल्स हैं उनको लर्न करना पड़ता है. जब आप इन की स्किल्स को लर्न करेंगे तो यू विल बिकम मोर इनोवेटिव. तो लेट्स से फॉर एग्जांपल एक मैकेनिकल इंजीनियर है, उसको इट इज़ जस्ट फॉर बेसिक थिंग फॉर हिम टू नो कि कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो कितनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है उसके लिए, उसके कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए जो कि एक इनोवेशन के अंदर जाएगा. तो एक अच्छा इंजीनियर वो है मेरे नज़दीक जिसके अंदर ऑटोमेशन स्किल्स हों. एक अच्छा इंजीनियर वो है जिसको पता हो कि एक्सेल काम कैसे नहीं करता, बल्कि एक्सेल के अंदर मैं एक्सेल कैसे कर सकता हूँ, और मैं कोडिंग विजुअल बेसिक को किस तरह से यूज़ कर सकता हूँ, चैट जीपीटी को किस तरीके से अपने लिए लेवरेज कर सकता हूँ. दैट सॉर्ट ऑफ थिंग डिफाइंस अ गुड इंजीनियर, और दैट्स दी सॉर्ट ऑफ थिंग्स डिफाइन यू एज अ गुड एम्प्लॉई फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव एज वेल. क्योंकि आज के दौर के अंदर अगर आप इनोवेशन की तरफ मूव नहीं कर रहे तो बेसिकली यू आर हेडिंग बैक. AI इज़ टेकिंग ओवर द वर्ल्ड, और AI के अंदर अगर आप अपने आप को डेवलप नहीं कर रहे, इवॉल्व नहीं कर रहे, एज आई सेड ऑटोमेशन के अंदर ऑटोमेशन स्किल्स आपके अंदर नहीं है, then basically you're heading back. It's very can be very catastrophic for you in the future. इंजीनियर बनने के लिए we go to engineering school, हम वहाँ से BE की डिग्री लेते हैं या समथिंग सिमिलर, और फिर हम काम करना शुरू करते हैं. आजकल के ज़माने में you think we follow the same tried and tested path, या you think हम और भी चीज़ें कर सकते हैं to accelerate our success as an engineer? What should be the career path now for new engineers? I think for new engineers and for universities to develop themselves, it is important to have AI and ML courses prepared. And when I say AI and ML, I'm not restricting to that subject as an entity, but rather the offshoots of that subject. AI and ML के अंदर जो स्पेशल कंप्यूटिंग है, क्वांटम कंप्यूटिंग है, इट इज़ एसेंशियल पार्ट. यूनिवर्सिटीज़ को इस तरफ अपने आप को फोकस करना चाहिए, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर,
जहाँ पे एक हमारे डिफेंस फोर्सेस के अंदर साइबर कमांड एक नई कमांड जो है वो बनी है. इट्स अ नेसेंट कमांड बट दिस इज़ वेयर द फ्यूचर इज़. साइबर वॉरफेयर इज़ समथिंग दैट इज़ ऑन द गो. एंड डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान के लिए जो साइबर वॉरफेयर और साइबर कमांड का फैक्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. और आई थिंक ये जो की एलिमेंट्स हैं एआई रिलेटेड फील्ड के, उनकी तरफ हम सबको अपनी जनरेशन को तरफ से लेके जाना चाहिए. Maybe have like boot camps for graduates. That's right. And application को पढ़ें, application को पढ़ें, application को समझें, इसको समझना बहुत इम्पोर्टेंट है. बिकॉज ये वो चीज़ें हैं कि जो कि दुनिया के अंदर इवॉल्व कर रही हैं और हम क्योंकि बहुत ही एक क्लीशे किस्म के एजुकेशनल बैकग्राउंड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो हम उन चीज़ों को बहुत ज़्यादा जल्दी ग्रास्प नहीं कर सकते. तो हमें इन चीज़ों के हवाले से अपने आप को अपडेट करना बहुत इम्पोर्टेंट है. स्पेशली अभी एप्पल ने जो है वो विजन प्रो के नाम से एक ग्लासेस निकाले हैं. दिस इज़ द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ स्पेशल कंप्यूटिंग दैट टिम कुक हैज़ मेंशन. तो ये स्पेशल कंप्यूटिंग क्या है हमें तो पता भी नहीं था. ये तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन सामने आई तो हमें पता चला. इसी तरीके से क्वांटम कंप्यूटिंग है. इनकी एप्लीकेशंस के ऊपर हमें काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. दिस इज़ नॉट बाय द वे कंप्यूटर साइंस. This is not mechanical engineering. This is not computer engineering. This is something which is the future education, and we have to equip ourselves as soon as we could. Lovely. Waqas, it was a pleasure having you on Kaam Kahani. It was a pleasure. Thank you for being here. You answered a lot of our questions, and I think a lot of our viewers, got a lot of great information regarding engineering careers from this podcast. Thank you so much for watching Kaam Kahani. We'll see you next time with another Kaam Kahani. Till then, take care.